हेलो स्टूडेंट्स। जो आज टॉपिक हम लोग करेंगे वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल और काफ़ी पूछा जाता है सवाल क्लास में। वो आर्टिकल 21 से संबंधित है। आर्टिकल 21 उसमें है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा स्थापित, कानून के द्वारा स्थापित विधि वर्सेस विसिविस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आप जानते हैं कि आर्टिकल 21 में इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, in Article 21, there was very narrow interpretation. Article 21 of Indian Constitution, which is part of Part 3, fundamental right. It says that right to life and personal liberty, right to life and personal liberty, यानी जीवन जीने का और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज वेरी मच फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम and this is very much asked frequently, and it's very popular confusion also among students. So I have just deliberately taken up this issue. तो ये मूल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो लिया गया था वो लिया गया था जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से, जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां पे है? यूएस में। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में क्या है? ए.के. गोपालन केस 1951 में क्या था और मेनका गांधी केस 1980 के बाद क्या हो गया, और इससे आर्टिकल 21 पे क्या प्रभाव पड़ा और इसके इंटरप्रिटेशन पे क्या प्रभाव पड़ा? एज यू नो, हायर जुडिशरी इन जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट इन पर्टिकुलर इज टू इंटरप्रेट द लॉ, द सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ द लॉ। तो यहां पे ये देखना है कि जो भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है वो स्टेट के अगेंस्ट, ये मुख्यतः फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे आर मोर प्राइमरली अगेंस्ट स्टेट। तो स्टेट इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, क्योंकि यू नो दैट लाइफ राइट्स, लिबर्टीज, अधिकार, ये सब जो हैं वो कंडीशनल होते हैं, वो अनकंडीशनल नहीं होते, वो एब्सोल्यूट नहीं होते। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें जो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में है वो उसका नैरो इंटरप्रिटेशन शुरू में किया गया कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन, स्टेट कहने का मतलब, एज यू नो, आर्टिकल 12 डिफाइंस द डिफरेंट स्टेट में दोनों एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों आ जाते हैं। तो लेजिस्लेचर का प्राइमरी काम क्या है? कानून बनाना। तो कानून बनाकर वो ऐसे प्रोसीजरल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कानून के द्वारा, लेजिस्लेचर, जो आर्टिकल 21 को रेस्ट्रिक्ट करते हों, ताकि सबके राइट्स सुनिश्चित हो सकें। अगर हम राइट्स की बात कर रहे हैं, दे आर मोर प्राइमरली इंडिविजुअल राइट्स अगेंस्ट स्टेट, लेकिन इंडिविजुअल्स में सारे इंडिविजुअल्स आएंगे। एक इंडिविजुअल का राइट दूसरे इंडिविजुअल के राइट को प्रभावित नहीं करना चाहिए, कुप्रभावित नहीं करना चाहिए। द राइट एंड लिबर्टीज ऑफ वन इंडिविजुअल should not breach public peace. It should not breach the rights and liberties of the others. So the justified restriction, the rational restriction to ensure rights and liberties of all to be applied by the state. तो ए.के. गोपालन एक कम्युनिस्ट पार्टी लीडर थे, और आप जानते हैं कि आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत की राजनीतिक आजादी को मानने से इनकार कर दिया और यह कहा कि नहीं, ये तो सिर्फ पावर ट्रांसफर है,
माउंटबेटन से नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए, चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए, आम जनता का क्या, किसानों मजदूरों का क्या? वो जहां थे वहीं रह गए। तो ये वास्तविक आजादी नहीं है। एंड कम्युनिस्ट ट्राइड टू हैड आर्म्ड रिवोल्ट in 1946 to 1951. There was intense movement. Sometimes it became violent also. तिभागा मूवमेंट जो बंगाल में चला, जिसमें किसानों ने कहा कि हम फसल उपजाते हैं तो जमीन के मालिकों को सिर्फ 1/3 मिलना चाहिए, 50% नहीं। तिभागा यानी 1/3 भाग ही मिलना चाहिए। उसी तरह से तेलंगाना मूवमेंट चला। इसी कंटेक्स्ट में एक कम्युनिस्ट लीडर थे A.K. गोपालन। A.K. गोपालन को पुलिस ने अरेस्ट किया, तो वो कोर्ट चले गए और उन्होंने मांग की कि ये हमारे मूल अधिकार का हनन है। A.K. गोपालन केस जिसको कहते हैं, A.K. गोपालन was a communist party leader who was arrested by police and he approached court to seek relief, and there was hearing on that involved interpretation of Article 21, Article 14 and 19. तो A.K. गोपालन के जो वकील था, उनका कहना यह था कि ये जो इनका जो अरेस्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, एज यू नो देयर वाज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1952, 1969. आफ्टर सनसेट क्लॉज इट ऑटोमेटिकली लैप्स्ड, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। और पुलिस का यह मानना था कि A.K. गोपालन को अगर छोड़ा जाए, अगर उनको अरेस्ट नहीं किया जाए, तो वो वायलेंट कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे में उनको अरेस्ट किया गया। अब A.K. गोपालन के वकील का कहना था कि ये हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, जो फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये इक्वल व्यवहार नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर को अरेस्ट किया जाए और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को छोड़ दिया जाए, और दिस इज नॉट इक्वल प्रोटेक्शन। तो इसीलिए एक तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, दूसरा उन्होंने कहा आर्टिकल 19 का उल्लंघन है। आप जानते हैं कि आर्टिकल 19 क्या कहते हैं? सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, रेजिडेंस एंड मूवमेंट। तो ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी उनके रेस्ट्रिक्ट करता है, इसका भी उल्लंघन है। और आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इनके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तीनों का उल्लंघन है, यह त्रिकोण का उल्लंघन है। A.K. गोपालन ने के वकील ने यह भी कहा कि ये जो अरेस्ट है वो अनफेयर है, अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, बिल्कुल वांछनीय नहीं है, बिल्कुल गलत है और फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के एक्शन का समर्थन किया और A.K. गोपालन को रिलीफ देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द लिंकेज बिटवीन आर्टिकल, गोल्डन लिंकेज बिटवीन आर्टिकल 14, 19 एंड 21। यानी पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये तीनों आर्टिकल स्वतंत्र हैं और तीनों में कोई भी आपस में कोई ऑर्गेनिक लिंकेज नहीं है। पहली बात तो ये कहा। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसी केस में, उसमें कहा कि हम मेरिट ऑफ द केस पे नहीं जाएंगे। वी विल नॉट गो इनटू द मेरिट ऑफ द केस। इफ द प्रोसीजर ऑफ द अरेस्ट, द पुलिस हैज फॉलोड इट राइटली, वी विल नॉट इंटरवीन इन दैट केस। कि जो ये अरेस्ट है फेयर है कि रीजनेबल है, ये काम स्टेट का तय करना है, हमारा नहीं। क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो लॉ बनाने का काम स्टेट का है, तो लॉ के द्वारा वो प्रोसीजरल रेस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 21 पे लगा सकते हैं, पब्लिक पीस के लिए, सबके राइट्स के लिए, लार्जर कॉज के लिए, तो ये लगा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां कि दिस इज द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल, FRs मीन्स फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 is applicable
ओनली इन रिलेशन टू एग्जीक्यूटिव, ओनली इन रिलेशन टू एग्जीक्यूटिव, नॉट लेजिस्लेचर। यानी कि लेजिस्लेचर का तो काम है कानून बनाना, तो कानून बना के वो वैसे प्रोसीजर रख सकती है जो इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव ने कानून का पालन किया है तो फिर इस अरेस्ट को नहीं मानने का कोई औचित्य नहीं उठता, कोई प्रश्न नहीं उठता। हां, अगर एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर के बनाए हुए कानून को नहीं माना होता या उल्लंघन किया होता, तब हम ए के गोपालन को कोई रिलीफ दे सकते थे। तो ना तो इन तीनों में कोई ऑर्गेनिक लिंकेज है, पहली बात। दूसरी बात, मींस सुप्रीम कोर्ट नैरोली इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21, और दूसरी बात कहा कि फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 21 का है वो ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव है, अगेंस्ट लेजिस्लेचर नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 खुद कह रहा है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है। तो हम एग्जीक्यूटिव पे तो प्रश्न उठा सकते हैं कि आपने लॉ का पालन नहीं किया अरेस्ट करने में, लेजिस्लेचर पे नहीं। तीसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस ए के गोपालन केस में यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंक्वायर इन द सब्सटेंस और ग्राउंड्स और मेरिट ऑफ द अरेस्ट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ, वुड नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ grounds or merit or substance of arrest. If there is procedural correctness, we will not go into the grounds, merit और substance। जैसा एक गोपालन कह रहे थे कि भाई ये जो अरेस्ट है वो अनजस्ट है, अनरीजनेबल है, अनजस्टिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह काम हमारा नहीं है देखना कि किस ग्राउंड पे, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, पब्लिक पीस को मेंटेन करना है, वायलेंस को रोकना है। तो इसीलिए इस मुद्दे पे हम नहीं जाएंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द ग्राउंड, एडमिनिस्ट्रेशन इन द फील्ड का जजमेंट होगा कि किस ग्राउंड पे, किस मेरिट पे, किस कानून पे, कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून पे या किसी अन्य कानून पे वो अरेस्ट करते हैं पब्लिक पीस को मेंटेन करने के लिए। ए के गोपालन को इससे भारी निराशा हुई, नेचुरल है, क्योंकि जिस रिलीफ का वो उम्मीद कर रहे थे वो उन्हें नहीं मिला। और एक बात समझने की ये बात है कि अगर आप टाइमिंग देखें 1951, तो दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड this is also the very early year after independence, and people had high regard for leaders, seasoned leaders who had worked at grassroots level, who were highly acclaimed and applauded. तो उस समय पॉलिटिकल क्लास के प्रति मिसट्रस्ट कम था और विश्वास ज्यादा था, और जिनका नेशनल मूवमेंट में योगदान था। तो नेचुरल सी बात है कि शुरुआती दौर में जो सरकार का के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जाएगा। तो कई रीजन होते हैं, लेकिन यही जब जजमेंट मेनका गांधी केस 1978 में पलट जाएगा, एज यू नो सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट्स ओन अर्लियर जजमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 137, यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने ही द्वारा दिए हुए निर्णयों को रिव्यू कर सकती है, पलट सकती है, बदल सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कई बार किया भी है। बिकॉज लॉ इंटरप्रिटेशन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, इट्स नॉट स्टैटिक फॉसिलाइज्ड इंटरप्रेटेड वंस फॉर एवर, बिकॉज सोसाइटी इज चेंजिंग, पॉलिटी इज चेंजिंग, इकोनॉमी इज चेंजिंग, द jurisprudence is changing, situation is changing, so law interpretation is also a dynamic process. तो 78 से पहले का बैकग्राउंड अगर हम देखें तो इमरजेंसी का प्रोविजंस बैकग्राउंड्स को भी हमें देखना पड़ेगा, और इंदिरा गांधी के सरकार के दौरान जिस तरह से हाई हैंडेडनेस के तरीके से सिविल लिबर्टीज को कर्टेल किया गया, उसके बैकग्राउंड को भी देखना पड़ेगा। तभी आपको मेनका गांधी केस समझ में आएगा, और तभी ए के गोपालन केस और मेनका गांधी केस के बीच का अंतर और सुप्रीम कोर्ट का डायनेमिक इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा। तो अगर हम ये देखें कि
इंदिरा गांधी के सरकार के दूसरे टेनियर में, फर्स्ट टेनियर में तो 66 से 71 भले ही वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पर चली, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ड्रैकोनियन कानून नहीं थे। लेकिन 71 में आया मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971। तो उस समय ऐसा लगा कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये किया जा रहा है और अच्छी बात है। और 71 में इंदिरा हटाओ का नारा दिया था विरोधियों ने, तो उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट और रियल सिचुएशन जानने से भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स और चेंजेस समझने में काफी मदद मिलती है। बट आफ्टर बांग्लादेश वॉर, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट स्टार्टेड एक्टिंग इन ए ऑटोक्रेटिक मैनर। बांग्लादेश वॉर के बाद जिस तरह से हाई हैंडेड मैनर में और 1971 में आया था जो कानून, वो था मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। बाद में तो इमरजेंसी के दौरान इसे 9th शेड्यूल में भी डाल दिया जाएगा, यानी इस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सरकार को अधिकार दिया गया कि वो अरेस्ट कर सकती है। बिकॉज पीपल जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था वो 69 में लैप्स कर गया था, तो उसके बाद 71 में मीसा आया, फिर 74 में कॉफी पोसा आया, कॉफी पोसा प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट। तो कॉफी पोसा एक्ट आया और फिर मीसा एक्ट आया। और आप जानते हैं कि 75 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का इलेक्शन रद्द कर दिया और राजनारायण को विजयी घोषित किया। वो सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ देने से इनकार किया और कहा कि रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू एंड डेमोक्रेसी विथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, RJD, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू and democracy with free and fair election is the basic structure of the constitution। तो उन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रिलीफ देने से इनकार कर दिया और यही पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है। इससे पॉलिटिकल क्राइसिस गहराया और पॉलिटिकल क्राइसिस के गहराने से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस गहराया और उसके बाद हम देखते हैं इमरजेंसी के दौरान सिविल लिबर्टीज और बाकी सारे 21 की धज्जी उड़ जाएगी। तो आप देखते हैं कि 25 जून को इमरजेंसी लगाया गया, 25 जून 1975। 25 जून को नेशनल इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड बाय द देन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद। उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया और उस समय जानते हैं कि उस समय 3 आधार थे राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के। पहला वार, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा इंटरनल डिस्टर्बेंस। आज की डेट में 44th अमेंडमेंट के बाद वो इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं रहा, अब वो आर्म्ड रिबेलियन हो गया है। लेकिन उस समय इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे व्हाट वाज द बेसिस? इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस है और जेपी मूवमेंट चल रहा है और इसका विरोधी फायदा उठा रहे हैं, स्मगलर्स फायदा उठा रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज का लॉस हो रहा है। फेरा भी 1973 में आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, मीसा एक्ट भी आया था 1971 में। तो आप जानते हैं कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 358 के तहत फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। आर्टिकल 19 के तहत जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। एज यू नो, आर्टिकल 19 विच इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, मेनली कंसिस्टिंग ऑफ सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, रेजिडेंस, ये तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल हो तो राष्ट्र उस आपातकाल की ओर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करे बजाय कि इंडिविजुअल्स के सिविल लिबर्टीज पे डिस्ट्रैक्ट हो। वार हो रहा है तो हम दुश्मन पे ध्यान दें, एक्सटर्नल अग्रेशन होता है दुश्मन पे ध्यान दें, इंटरनल डिस्टर्बेंस है तो उसको ध्यान दें, या सिविल लिबर्टीज पे विवश हो जाए या डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तो इसके पीछे लॉजिक ये है जब भी वार या एक्सटर्नल ऐसा सिचुएशन आता है। तो ये बात तो यहां तक थी, इस पे काफी विवाद है कि असली बात इंटरनल डिस्टर्बेंस का नहीं है, असली बात है इंदिरा गांधी के इलेक्शन का रद्द होना।
और उसको उन्होंने ग्राउंड बना लिया, क्योंकि इसके द्वारा उन्हें लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल और एक्सटेंड करने का मौका मिल गया। इसके द्वारा उनको ऑफिस में या जिससे पहले की अपोजिशन उनसे इस्तीफा मांगे, आंदोलन करे, जेपी मूवमेंट इंटेंस ऑलरेडी चल चुका था 74 से 75, उस समय पीक पे था जेपी मूवमेंट। तो ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट है। लेकिन इससे भी बुरा 2 दिन बाद हुआ। 19 महीने के आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान सिविल लिबर्टीज का काफी ज्यादा कर्टेलमेंट हुआ, बहुत एट्रोसिटीज हुई, जिसको भारतीय डेमोक्रेसी का ब्लैक ब्लॉट या काला अध्याय भी माना जाता है। और वर्तमान की मोदी सरकार इस कमजोर नस को कांग्रेस की हमेशा दबाती है। आपने देखा होगा, बार बार मोदी कहते हैं कि कांग्रेस हमें ना सिखाए कि डेमोक्रेसी के बारे में, इमरजेंसी का इतिहास उन्हीं का है। इससे भी बुरा हुआ जब 27 जून को थ्रू प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन 27 जून 1975 को एक सेपरेट प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन आता है। आपको पता है आर्टिकल 358 के तहत तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, लेकिन आर्टिकल 359 ये कहता है, आर्टिकल 359 ये कहता है, जो पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं 352 टू 360, उसमें 359 ये कहता है कि प्रेसिडेंट बाय सेपरेट प्रोक्लेमेशन कैन सस्पेंड अदर राइट्स। ये बात अलग है कि 44 से अमेंडमेंट 1978 के बाद 20 एंड 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन उस समय ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था। उस समय यह था कि प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि एक सेपरेट प्रोक्लेमेशन से अदर फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकता है। और यही किया प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी सरकार के रिकमेंडेशन पे। उन्होंने एक सेपरेट प्रोक्लेमेशन से आर्टिकल 14 को भी सस्पेंड कर दिया, जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड कर दिया, जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यही मैं शुरुआत से डिस्कस कर रहा हूं कि 51 का कंटेक्स्ट और 78 का कंटेक्स्ट में बहुत फर्क है। तो 21 को भी सस्पेंड कर दिया और यहां तक कि 22 को भी सस्पेंड कर दिया। 22 आर्टिकल कहता है राइट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, यानी गैर कानूनी रूप से किसी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये मूल अधिकार है और ये सभी को है, सिर्फ नागरिकों को नहीं, ये सभी को है, फॉरेनर्स को भी है, रेजिडेंट्स को भी है, ये सभी मानव को है, हर इंसान को है। ये तो बेसिक राइट है, बेसिक ह्यूमन राइट है। लेकिन 21 को और 22 को भी उन्होंने सस्पेंड कर दिया। यही नहीं, एक रेस्ट्रिक्शन और लगा दिया, जिसमें जो बहुत पॉपुलर था हैबियस कॉर्पस केस और एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस। बहुत सारे लोग इमरजेंसी के दौरान अरेस्ट के खिलाफ रिट जुरिडिक्शन के तहत आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। ये तो निश्चित सी बात है जब अरेस्ट करेंगे। तो प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर में कह दिया कि इमरजेंसी के दौरान जुडिशियरी कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस टू इशू द रिट्स, यानी रिट्स जारी नहीं कर सकती है जुडिशियरी भी, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लग गई है, इसीलिए जुडिशियरी भी रिट जारी नहीं कर सकती मूल अधिकारों को के हनन को रोकने से, क्योंकि मूल अधिकार ही सस्पेंड हो गए। तो वन ऑफ द क्लॉज ऑफ 359 ऑल्सो सेज दैट प्रेसिडेंट बाय हिज एग्जीक्यूटिव प्रोक्लेमेशन कैन प्रिवेंट जुडिशियरी फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द केसेस इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये और भी ज्यादा ड्रैकोनियन था, लोकतंत्र को डिरेल करने वाला था। 25 जून को तो जो किया ही, तो 27 जून को प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन से हुआ वो बहुत और भी ज्यादा काला अध्याय था, क्योंकि इससे पूरी तरह से सिविल लिबर्टीज खत्म हो गए। अब पूरी जनता सरकार के मर्सी पे है, किसी को कभी कहीं अरेस्ट कर सकते हैं, किसी का एंट्री नहीं भी दिखा सकती है पुलिस, किसी को इनकाउंटर भी कर सकती है, किसी को गायब भी कर सकती है। अब कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकता कि हमारा मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। और यही नहीं, इमरजेंसी के दौरान आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के काफी समर्थक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एन रॉय। एन रॉय
1973 से लेके 1976 तक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इसलिए समर्थक थे कि यही एएन रॉय हैं जिनको चीफ जस्टिस बनाया गया था 3 सीनियर मोस्ट जजेस की सीनियरिटी को लांघ कर। ये पहली बार ऐसा हुआ था। बिफोर दैट देयर वाज ए ट्रेडिशन, देयर वाज ए कन्वेंशन दैट सीनियर मोस्ट जज of Supreme Court would be appointed as Chief Justice of India. But this convention, this tradition was broken by Indira Gandhi government through President, और Chief Justice A.N. Roy को बनाया गया था। और A.N. Roy जो काफी करीबी या काफी समर्थक थे इंदिरा गांधी सरकार के, और इस दौरान क्योंकि A.N. Roy चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और आप जानते हैं कि जो चीफ जस्टिस होता है वही मास्टर ऑफ रोलर होता है, यानी कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, कितने बेंच बैठेंगे, इसका डिसीजन वही लेता है। तो इस दौरान काफी ऐसे जजमेंट्स जो कंट्रोवर्शियल हुए, जो सरकार के पक्ष में दिए गए, और इसी दौरान इमरजेंसी भी लगी। तो इमरजेंसी के दौरान कई ऐसे अमेंडमेंट्स किए गए जो एक तरफा थे। जैसे कि इमरजेंसी के दौरान आप जानते हैं कि 19 मंथ का इमरजेंसी था, 75 से लेके जून से लेके मार्च 77 तक देयर वाज 19 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी। और इस दौरान कई अमेंडमेंट किए गए, जिसमें 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1975, 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। इसमें यह कहा गया कि द जजमेंट एंड विजडम ऑफ प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 123 वुड नॉट बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी 123(4) जोड़ दिया गया। 123(4) जोड़ दिया गया। 123(4) क्या कहता है? 123(4) कहता है कि कोई भी प्रेसिडेंट के जजमेंट का, प्रोक्लेमेशन के जजमेंट का कोई विजडम पर कोई प्रश्न चिन्ह, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें मीसा को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। मीसा इन 9th शेड्यूल। इसी प्रकार भूमि सुधार के भी कानून डाले गए 40वें संविधान संशोधन से। इसी प्रकार 41वें संविधान संशोधन से पब्लिक सर्विस कमीशन के और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका रिटायरमेंट एज 60 से बढ़ा के 62 कर दिया गया। तो कहने का मतलब है 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्टार्ट होती है जो प्रक्रिया, वो कल्मिनेट होती है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जो स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर किया गया और जिसमें लगभग कॉन्स्टिट्यूशन के सारे भागों में अमेंडमेंट किया गया। प्रियम्बल में भी किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई, 4A भी जोड़ा गया, 14A भी जोड़ा गया, 323A, 323B, और पूरी तरह से यूनियन एग्जीक्यूटिव और यूनियन लेजिस्लेचर को मजबूत करने की कोशिश की गई। 5 विषय राज्य सूची से लाके समवर्ती सूची में भी डाल दिए गए, और डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेज इन स्टेट्स, यानी स्टेट्स को भी कर्टेल किया गया। प्रेसिडेंट के लिए शैल डाल दिया गया। 368(4) ले आया, 368(5) ले आया, जुडिशरी के पावर कम कर दी। यानी 42nd अमेंडमेंट का एक मूल आधार था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव को और यूनियन लेजिस्लेचर को मजबूत किया जाए और सिटीजन्स पे ड्यूटीज और ला दी जाए, एक्सप्लिसिट की जाए, स्टेट्स के पावर को कर्टेल किया जाए, जुडिशियरी के पावर को कर्टेल किया जाए, इवन मीडिया के पावर को कर्टेल किया जाए, इवन सिविल सर्वेंट पे भी एक ही सुनवाई के बाद, इंक्वायरी स्टेज के बाद एक्शन ले लिया जाए। जबकि 311 में पहले था कि नहीं, फर्स्ट स्टेज इज इंक्वायरी, देन सेकेंड स्टेज इज एक्शन, सेकेंड हियरिंग के बाद ही कोई आप एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से सभी इंस्टीट्यूशंस को कर्टेल किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। यह बात अलग है कि 42nd अमेंडमेंट्स के बहुत सारे प्रोविजंस बाद में 44th से उलटे गए, और बाद में 43rd 44th से उल्टे गए, और बाद में
जुडिशियरी ने भी बहुत सारे प्रोविजंस को उल्टा, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस यथावत बने रहे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये कंटेक्स्ट है। और जब इंदिरा गांधी की सरकार आई 71 से 76 तक, लेकिन 71 ईयर का एक्सटेंशन मिल गया क्योंकि इमरजेंसी था। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताया ताकि आप मेनका गांधी केस 1978 की पृष्ठभूमि को समझ सकें। अब 1978 में मेनका गांधी, आप जानते हैं कि मैं बता दूं पहले ही कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कई सेफगार्ड दिए गए अगेंस्ट मिसयूज ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जनता पार्टी की सरकार के दौरान ये आया। इसमें कहा गया कि भाई रिटन रिकमेंडेशन से ही होगा, वर्बल से नहीं होगा, और कैबिनेट वर्ड आ गया, अकेले प्रधानमंत्री के कहने से नहीं होगा, और इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा बल्कि आर्म्ड रिबेलियन होगा, और 19 सस्पेंड होगा तभी जब नेशनल इमरजेंसी वार और एक्सटर्नल एग्रेशन पे होगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे नहीं। और भी कर दिया गया कि भाई आर्टिकल 20 एंड 21 तो सस्पेंड कर ही नहीं सकते हैं, और 123(4) को भी खत्म कर दिया गया कि नहीं, मेलाफाइडी के ग्राउंड पे प्रेसिडेंट के जजमेंट और प्रेसिडेंट के विजडम को अभी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और राइट टू प्रॉपर्टी 31 से 300A में ले आया गया। तो कई करेक्टिव मेजर्स, बेसिकली 44th अमेंडमेंट जो 42nd अमेंडमेंट्स में एक तरफा प्रावधान थे उसको रिवर्स करता है, और नेशनल इमरजेंसी का दुरुपयोग जो भविष्य में ना होने पाए इसके लिए सेफगार्ड देता है। लेकिन 1978 में एक और चीज होती है जो मैं प्रश्न शुरू से मैं उठाया कि आर्टिकल मेनका गांधी, जो संजय गांधी की वाइफ और बाद में संजय गांधी की मृत्यु के बाद उन्होंने उनकी सास और भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनको घर से निकाल दिया, और उसके बाद 1978 में मेनका गांधी अप्लाइड फॉर वीसा एंड पासपोर्ट टू गो अब्रोड, बट पासपोर्ट ऑफिस ने उनको ये डिनाई किया। शी आस्क्ड कि क्या रीजन है भाई, हमें क्यों आपने मना कर दिया पासपोर्ट और वीजा देने से। देन पासपोर्ट ऑफिस सेड वी डोंट थिंक इट फिट टू गिव यू एनी रिस्पॉन्स एंड आंसर एंड वी आर नॉट अकाउंटेबल टू यू। हम आपके लिए कोई जवाबदेह नहीं है, हम इसका कोई कारण नहीं बताना चाहते। तब मेनका गांधी चली गई कहाँ? नेचुरल सी बात है कि अब एक ही सहारा रह जाता है, कोर्ट। अगर सरकार, इंस्टीट्यूशंस, जो सरकारी ऑफिसेज, दफ्तर अगर हॉस्टाइल हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? आज भी वही तरीका है, कोर्ट। तो कोर्ट गई और उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे आर्टिकल 14 और 21 और 20 का 19 का उल्लंघन है। 14 का कैसे उल्लंघन है कि मैं भी भारत की नागरिक हूं और मुझे क्यों नहीं पासपोर्ट वीसा मिलना चाहिए? ये तो पूरी बराबरी का नीति के खिलाफ है। दूसरा 19 के खिलाफ है क्योंकि 19 में सिविल लिबर्टीज है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। मैं देश में जाऊं, विदेश में जाऊं, अब्रोड में जाऊं, ये हमारा मूवमेंट का अधिकार है। और सबसे बड़ा 21 का उल्लंघन है क्योंकि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। पूरी तरह से मेलाफाइडी है, अनफेयर है, अनजस्ट है। तो अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में मेनका गांधी केस में अपने जो जजमेंट हैं, A.K. गोपालन केस, उस जजमेंट को पलटा। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हां, हम मेरिट पे भी जाएंगे। सरकार है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कोई भी कानून बना दें, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा दें और 21 की धज्जियां उड़ा दें, अनफेयर हो, अनजस्ट हो, अनरीजनेबल हो। तो इस केस के पीछे का भी बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मेनका गांधी का इंडिविजुअल मामला नहीं है, इसके पीछे का जो इमरजेंसी का बैकग्राउंड है। और इस तरह के जैसे एसडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस है, और जिस तरह से 19 मंथ्स के इमरजेंसी के दौरान सिविल लिबर्टीज का कर्टेलमेंट है, ये सभी कंटेक्स्ट हैं इस इंटरप्रिटेशन के पीछे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का मतलब है एनिमल लाइफ नहीं, कि बस कोई मार नहीं रहा है, जिंदा है तो बस हो गया राइट टू लाइफ। राइट टू हैव डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ, गरिमामयी जिंदगी।
सिर्फ अवॉइडेंस ऑफ फिजिकल इंजुरी या एनिमल लाइफ लाइफ नहीं होती। एक मीनिंगफुल लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ क्या पॉसिबल है बिना लाइवलीहुड के, बिना एजुकेशन के, बिना क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट के, बिना स्पीडी ट्रायल के, बिना प्राइवेसी के, बिना राइट टू डाई इन अ डिग्निफाइड मैनर के, बिना राइट टू वाटर के, बिना राइट टू हेल्थ, बिना राइट टू फूड, बिना राइट टू शेल्टर? ये सब तो बेसिक चीजें हैं जिसके बिना एक डिग्निफाइड लाइफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती, एक गरिमामयी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब है डिग्निफाइड लाइफ, ये सिंपल एनिमल टाइप लाइफ नहीं। तो यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रिटेशन दिया वो एक एक, अब मैं इसको टेबल से समझाता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि आप एक एक गोपालन केस को देख चुके हैं और इसीलिए एक एक गोपालन केस एक तरफ मैं लिख रहा हूं, एक एक गोपालन केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1951 में, और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ही मेनका गांधी केस में उसको पलटा और जिसके बाद आर्टिकल 21 इलास्टिक हो गया। यानी कि आर्टिकल 21 का फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन, वाइड इंटरप्रिटेशन, व्यापक इंटरप्रिटेशन, और आर्टिकल 21 में कई आर्टिकल्स, कई प्रोविजंस आते चले गए केस टू केस बेसिस पे, और यह भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म का कारण बना। तो मेनका गांधी केस जो था वो था 1978। तो पहली बात है कि यहां पे कहा कि दोनों 14, 19 और 21 का कोई भी लिंकेज नहीं है, कोई गोल्डन ट्रायंगल नहीं है, कोई लिंकेज नहीं है, ये कहा। लेकिन ये कहा, यहां कहा है देयर इज ऑर्गेनिक लिंकेज ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21। इन तीनों का ऑर्गेनिक लिंकेज है, यानी कि इक्वलिटी का संबंध सिविल लिबर्टीज से है और सिविल लिबर्टीज का संबंध राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से है। और 21 का भी इंटरप्रिटेशन यहां नैरो था, नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ 21, नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। इसमें सिर्फ एनिमल लाइफ की बात थी, लेकिन यहां पे आर्टिकल 21 का वाइडर इंटरप्रिटेशन कैसे, मैंने अभी बताया। उन्होंने कहा डिग्निफाइड लाइफ। तो इससे जो प्रोविजन पहले यहां था, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये तो शब्द में था, लेकिन आत्मा में क्या आ गई, और वही अब आधार बन गया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये तो मूल संविधान में शब्द थे, एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और इसी को सुप्रीम कोर्ट ने माना भी था अक्षरशः। लेकिन इमरजेंसी के कारण और अब इतने लंबे समय के बाद पॉलिटिकल स्फीयर में, ब्यूरोक्रेटिक स्फीयर में जो इस तरह से डिक्लाइन हुआ, मोरल स्टैंडर्ड्स का डिक्लाइन हुआ, पॉलिटिकल करप्शन, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, मिसयूज ऑफ पावर बाय पावर होल्डर्स, जिस तरह से शक्ति धारकों ने शक्ति का दुरुपयोग किया, अब सुप्रीम कोर्ट को यहां पे इसे बदलना पड़ा। और यहां क्या, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो दोनों में क्या फर्क है, यहां जुडिशरी का डिस्क्रिशनरी पावर ज्यादा है। ऑन केस टू केस बेसिस जुडिशरी देखेगी कि क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का पालन किया गया है या नहीं, सिर्फ लॉ के अक्षर का ही नहीं, आत्मा का भी सम्मान किया गया है या नहीं, क्या अरेस्ट फेयर, जस्ट और रीजनेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा और ऐसी पुलिस कार्रवाई को लताड़ लगाई जाएगी। अगर कोई भी अरेस्ट जस्ट नहीं है, रैशनल नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो केस टू केस स्पेस पे क्या ड्यू है, क्या अनड्यू, ये जुडिशरी डिसाइड करेगी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर नहीं। तो यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ जुडिशरी ज्यादा हो गया। अब केस टू केस बेसिस पे देखेगी, यानी कि अब जुडिशरी मेरिट ऑफ द केस को भी देखेगी, सिर्फ प्रोसीजर ऑफ द केस को नहीं देखेगी, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट को ही सिर्फ नहीं देखेगी, मेरिट, सब्सटेंस, कंटेक्स्ट और वे ऑफ अरेस्ट और लॉ ऑफ अरेस्ट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट
और कंटेंट्स ऑफ अरेस्ट और कंटेक्स्ट ऑफ अरेस्ट को भी देखेगी। तो यहां पे द अरेस्ट शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जबकि यहां पे ये कह रहे थे कि नहीं, उनका है सिर्फ। दूसरी बात कि AK गोपालन केस में ये कहा था कि ये जो राइट्स हैं एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 21 में, वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव के खिलाफ हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के खिलाफ नहीं है। लेकिन यहां कहा नहीं, स्टेट में सिर्फ एग्जीक्यूटिव नहीं आता, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों आते हैं। यानी कि एग्जीक्यूटिव अगर कोई प्रोसीजरल मिस्टेक करेगा अरेस्ट में या फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में, तब भी हम दखल देंगे। और अगर लेजिस्लेचर का कानून ही गलत होगा, अनफेयर होगा, अनजस्ट होगा, तो भी हम ड्यू प्रोसेस के अनुसार उस कानून को भी रद्द करेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा कानून मूल अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं आर्टिकल 13(1) is pre-constitutional law, 13(2) post-constitutional law, 13(1) for pre-constitutional law doctrine of eclipse। इक्लिप्स का मतलब आच्छादित होना, यानी ढकना, शैडो करना। यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट होंगे, जितने पार्ट, सारे नहीं, वो इक्लिप्स हो जाएंगे, यानी वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। फंडामेंटल राइट्स को वरीयता मिलेगी, उनको नहीं। हाँ, जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है, वो इनकॉम्पेटेबल नहीं है, वो इक्लिप्स नहीं होंगे। और 13(2) डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेटेबिलिटी कहता है पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद कानून बने और जो मूल अधिकारों के से कंसिस्टेंट नहीं है, जितने पार्ट, वो सीवियर हो जाएंगे, वो कट जाएंगे, वो अप्लीकेबल नहीं होंगे। एंड स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच इन्फ्रिंजेस फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 13 में यह रिस्ट्रिक्शन है कि आप कानून बनाएं, लेकिन ऐसा कानून ना बनाएं जो कि मूल अधिकारों का हनन करती हो। अब यह बात अलग है कि उस पर भी कंट्रोवर्सी होगी कि भाई कानून भी अलग अलग तरह के हैं। साधारण कानून साधारण बहुमत से बनाए जाते हैं, जबकि संवैधानिक संशोधन कानून 368 के तहत संवैधानिक संशोधन कानून है और उन्हें साधारण कानून नहीं माना जा सकता। और 2/3 बहुमत से जो कानून बनता है वो वैसे ही बन रहा है जैसे संविधान सभा बना रही हो। तो खैर, ये केसेस हम लोग अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे ओवरलोड हो जाएगा, और वो चैप्टर भी अलग है जब हम फंडामेंटल राइट्स और DPSP का कंपैरिजन करेंगे। तो दूसरी जो अंतर है वो यहां पे ये कहा कि ये जो है एग्जीक्यूटिव के खिलाफ है, जबकि यहां कहा कि नहीं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के खिलाफ है। और इसके बाद से आप देखते हैं कि 21 की जो इंटरप्रिटेशन है उसमें व्यापकता आ जाती है, उसमें वृद्धि आ जाती है, और बहुत सारे इंप्लाइड, बहुत सारे जो आत्मा में थे 21 के, उनको शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने केस टू केस बेसिस पे किया। चाहे राइट टू इंटरनेट हो, चाहे राइट टू प्राइवेसी हो, चाहे राइट टू हैव डिग्निफाइड लाइफ हो, चाहे राइट अगेंस्ट हैंडकफ हो, चाहे राइट टू वाटर हो, चाहे बॉम्बे स्लम केस 1985 में राइट टू लाइवलीहुड हो, चाहे राइट टू एजुकेशन हो। यहां तक कि इतना दबाव आया कि बाद में जाकर सरकार को इनिशिएटिव लेना पड़ा आर्टिकल 21A जोड़ने के लिए, जो कहता है 6 से 14 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड यूनिवर्सल किया जाएगा, जो फंडामेंटल राइट है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कोई भी व्यक्ति जो है राज्य के विरुद्ध इसमें जा सकता है। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया, ताकि देयर शुड बी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन 2005 एंड इन 2009-10 स्टेट बाय लॉ मेड इट लीगली इन्फोर्सेबल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एजुकेशन हो, इन्वायरमेंट हो, लाइवलीहुड हो, वाटर हो, शेल्टर हो, हेल्थ हो, स्पीडी ट्रायल हो, प्राइवेसी हो, इंटरनेट हो, बहुत सारे अधिकार अब आर्टिकल 21 के दायरे में आ गए हैं। यानी आर्टिकल 21 एक दरिया था, अब जो है एक समुद्र बन गया।
साधारण भाषा में सुने कि पहले आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन ऐसे हुआ करता था AK गोपालन केस में, तो अब ये इतना बड़ा बन गया, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, इसमें हेल्थ आ जाएगा, इसमें प्राइवेसी आ जाएगी, इसमें लाइवलीहुड आ जाएगा, इसमें इन्वायरमेंट आ जाएगा, इसमें एजुकेशन आ जाएगा, इसमें स्पीडी ट्रायल आ जाएगी, इसमें फूड आ जाएगा, इसमें राइट टू अगेंस्ट हैंडीकफ आ जाएगा, राइट अगेंस्ट ओपन हैंगिंग आ जाएगी, बहुत सारी चीजें जो बेसिक ह्यूमन राइट है। और मैं एक चीज बता दूं कि ये चीज ऐसे ही नहीं हुआ, 44th अमेंडमेंट से ये भी कर दिया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 जनता पार्टी सरकार के दौरान ही, कि फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर 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 बी सस्पेंडेड। यानी मूल अधिकार जो अंडर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड, चाहे नेशनल इमरजेंसी किसी आधार पे लगे, चाहे जो मर्जी इमरजेंसी लगे, जो मर्जी हो जाए, कोई भी 352 लगा दें, नेशनल वार हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन हो जाए, जो मर्जी हो जाए, 20 एंड 21 को आप डिनाई नहीं कर सकते। 21 है, 20 है राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, यानी अपने आप को निर्दोष साबित करना। यह एक मूल अधिकार है, एक मूल मानवीय अधिकार है, एक नेचुरल राइट है। इस प्राकृतिक अधिकार से, मूल अधिकार से, इस बेसिक मानव राइट से कोई भी मना नहीं कर सकता। ये तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी है। कि आर्टिकल 20 में 3 पार्ट हैं। 21 जिसमें कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी क्रिमिनल मैटर्स में कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं बना सकते, फ्लैशबैक में जाके, पास्ट में जाके कानून नहीं बना सकते। अब निर्भया केस में जो माइनर था, अब पास्ट में जाके बना सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, माइनर है तो क्या हुआ, 3 ही साल क्यों, इसको फांसी दो, इसने इतना जघन्य अपराध किया, इसको छोड़ो मत। पूरी दुनिया भी यही चाहती थी। और ये कहा भी जाता है कि उसको 3 साल के बाद छोड़कर कानून का तो पालन हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि जिस जघन्यता से उसने वो काम किया था उसमें सभी लोग मानते थे, 99% से भी ज्यादा लोग मानते होंगे कि उसे फांसी ही होनी चाहिए थी, उसको मृत्युदंड होना चाहिए था। क्योंकि लेकिन 21 कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब क्रिमिनल मैटर्स में कोई भी पीछे जाकर रेट्रोस्पेक्टिव कानून नहीं बना सकते, पीछे जाकर कोई कानून नहीं बना सकते। यहां तक कि वोडाफोन केस में, सिविल केस में भी, जब टैक्स अथॉरिटीज ने टैक्स लगाया तो इन्वेस्टर्स ने कहा कि भले ही ये क्रिमिनल मामला नहीं है, लेकिन इससे इन्वेस्टर्स का फेथ खत्म हो जाएगा। क्या आप गोल्ड पोस्ट चेंज कर रहे हैं, रूल चेंज कर रहे हैं। जब वोडाफोन कंपनी आई या जो इन्वेस्टर आया, तब एक शर्त थी, तब उसे पता था कि इस पे टैक्स नहीं देना है, और अचानक से आप पीछे जाकर बोलेंगे कि नहीं इस पे भी कर लगेगा, तो फिर इन्वेस्टर बोलेंगे कि फिर बार बार तो आप पीछे जाके कर लगा देंगे, फिर तो कौन सा इन्वेस्टर यहां आएगा, वो चाइना जाना पसंद करेगा। जब भारत में इन्वेस्ट ही नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो ग्रोथ कैसे होगी। तो इन्वेस्टर्स के फेथ को जारी रखने के लिए इतना ह्यूज मनी भी सरकार ने छोड़ दिया टैक्स का। चाहती तो सरकार, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये सेटल हुआ, लेकिन सरकार चाहती तो उसको परसू कर सकती थी। हजारों करोड़ का मामला था, रेवेन्यू का मामला था, राजस्व का मामला था, लेकिन सरकार ने फेथ को, क्रेडिबिलिटी को, इन्वेस्टर्स के फेथ को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट से फिर इस मामले में राहत दी। तो जब सिविल केस में ऐसा है, तो क्रिमिनल केस में तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। 22(2) है डबल जेओपार्डी, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, दैट इज डबल जेओपार्डी। आपने एक फिल्म अमिताभ बच्चन की देखी होगी, अंधा कानून। उसमें अमिताभ बच्चन एक फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं और उनको गलती से उनका विलन जो प्रेम चोपड़ा फंसा के और साबित कर देते हैं कि ये तो खूनी है और हमारा खून कर दिया, मतलब जिन एक व्यक्ति का खून कर दिया, उनको 14 साल की सजा हो गई। 14 साल के बाद जब वो जेल से निकले तो देखे कि वो आदमी तो सामने घूम रहा है जिसके हत्या के आरोप में मैं 14 साल काट के आ रहा हूं। फिर उन्होंने दौड़ाया उसे और उसे मार दिया, जज के सामने मार दिया। जज ने कहा आपने खून कर दिया, इनकी खून के लिए तो मैं 14 साल भुगत चुका हूं, डबल जेओपार्डी, एक ही सजा के लिए 2 बार कैसे आप सजा दे सकते हैं।
उसमें कानून, अंधा कानून यानी कानून के लूपहोल्स को दिखाया गया है कि कानून का इंटेंट कई बार अच्छा होता है, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन में कई बार दिक्कतें होती हैं, कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन, कई बार झूठी गवाही, कई बार जो जो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल और रिच लोग, उनका मैनिपुलेशन काम कर जाता है। खैर ये बात अलग है, वो इम्परफेक्शंस तो हर सोसाइटी में। और आर्टिकल फिर है 22(3), राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी अपने के खिलाफ ही गवाही देने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, कुछ मामलों को छोड़ के। जैसे आतंकवादी वाले कानून है, जिसमें जैसे टाडा कानून था, तो उसमें जो पुलिस के सामने एडमिशन को भी, गवाही को भी एडमिशेबल माना जाता था कोर्ट में, आज वो नहीं माना जाता। टाडा कानून आज नहीं है। और टेररिस्ट वाले कानून को, टेररिस्ट को और सिविलियंस को आप एक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, तो पुलिस के सामने दी हुई गवाही को कोर्ट के सामने एडमिशेबल नहीं माना जाता। यानी किसी को, व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाधित नहीं किया जा सकता। ये 22(3) कहता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कहने का मतलब यह है कि 20 जो है वो एक मूल मानवीय अधिकार है, 21 भी मूल मानवीय अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी की चर्चा से हमने प्रारंभ किया था, और इसी का इंटरप्रिटेशन AK गोपालन केस के अलावा मेनका गांधी केस में किया गया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, डिग्निफाइड लाइफ, इसकी व्यापक बनाया। अगर किसी एक आर्टिकल को पूरे मूल अधिकार में कहा जाए कि जिसमें सबसे ज्यादा सब क्लॉजेज हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन है, जो शब्दों में कम और आत्मा में बहुत बृहद है, वो है 21। और इस 44th अमेंडमेंट से उसको नॉन सस्पेंडेबल बना दिया गया, और कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फेवरेट आर्टिकल है। यद्यपि सरकार का फेवरेट आर्टिकल 39 होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, और 39 और 31 में एक हमेशा टसल देखने को मिलेगा, जिसको हम अगले क्लास में करेंगे, जिसमें बहुत सारे केसेस आएंगे। शंकरी प्रसाद केस है, और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद फिर चंपकम दुराई राजन केस है, फिर जो है सज्जन सिंह केस है, फिर गोलकनाथ केस है, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, बैंक नेशनलाइजेशन केस है, या RC कूपर केस 1970 भी कहते हैं, फिर 24th 25th अमेंडमेंट है, फिर 26, 27, 28, 29th अमेंडमेंट है, फिर केशवानंद भारती केस है, और फिर 42nd अमेंडमेंट, और फिर मिनर्वा मिल्स केस। तो वो अलग हम देखेंगे, जिसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 की एम्बिग्विटी में किस तरह से जुडिशरी ऑन वन हैंड एंड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द अदर हैंड वेयर एट द क्रॉस रोड्स। But in democracy, conflicts are not always unhealthy. Some conflicts are healthy in nature. So this we'll be seeing in next class. That's it for today. Thank you.